हाँ तो भैया बहनों, पिछली वीडियो में हमने जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में पढ़ा था कि कोशिका की खोज किसने की तथा कोशिका है क्या। इसके अलावा एक कोश की तथा बहुकोश की जीवों के बारे में हमने पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कोशिका का संरचनात्मक संगठन। तो कोशिका की संरचना तथा कोशिका अंगक के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। एक प्रारूपी जो कोशिका होती है उसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। जो प्रारूपी कोशिका होती है उसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। इन दोनों के चित्र दर्शाए गए हैं। इनमें देखें तो जो पहला भाग है वो है प्लाज्मा झिल्ली। यहाँ पर देखें ये प्लाज्मा झिल्ली है। ये दूसरा भाग होता है केंद्रक और तीसरा भाग होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य। ये कोशिका के क्रियात्मक क्षेत्र हैं। इन्हीं के कारण कोशिका के अंदर समस्त क्रियाकलाप होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा झिल्ली के बारे में। प्लाज्मा झिल्ली, ये जो कोशिका की सबसे बाहरी आवरण है इसे हम प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ये कोमल, प्रत्यास्थ तथा पतली होती है जो जीव द्रव्य को बाह्य पर्यावरण वातावरण से अलग करती है। इसके अलावा जो कोशिका झिल्ली होती है इसके अंदर कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक स्थित होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली जीवित एवं लचीली होती है। इसकी मोटाई 6 से 8 nm होती है। प्लाज्मा झिल्ली फास्फोलिपिड की दोहरी परत की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। बनी कहाँ से होती है? ये फास्फोलिपिड से बनी होती है। इसमें प्रोटीन तथा लिपिड मुख्य रूप से होते हैं। इसका कार्य क्या है? ये कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, यांत्रिक बाधाओं से बचाती है, ये वर्णात्मक पारगम्य होती है जिसके कारण यह चुने हुए पदार्थों को ही कोशिका के अंदर आने देती है तथा जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उन्हें कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करती है। कोशिका के अंदर या बाहर पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है उसमें मुख्यतः विसरण एवं परासरण के द्वारा होता है। विसरण तथा परासरण में जो विसरण है उसके द्वारा CO2 तथा O2 जैसे पदार्थों का आदान प्रदान होता है। परासरण के द्वारा विलायक जैसे कि जल का आदान प्रदान किया जाता है, जलीय पदार्थों का। अब आइए अगले बिंदु पर चलते हैं हम लोग, जो कि दूसरा आवरण है कोशिका भित्ति, जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो दोनों में पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली जंतु एवं पादप दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो कि सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, यह दृढ़ अर्धप्रत्यास्थ अर्धपारदर्शी रक्षक आवरण है जो पादप कोशिकाओं, कवकों, बैक्टीरिया में प्लाज्मा झिल्ली के बाहर स्थित होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। प्लाज्मा जो पादप कोशिका भित्ति है इसके कार्य क्या हैं? ये कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, पौधों को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करती है जिसके कारण पौधों को एक कठोरता मिलती है। यह पौधों को रोगाणु एवं यांत्रिक क्षति से रक्षा करती है। अंतःपरासरण के समय कोशिका भित्ति कोशिका को फटने से बचाती है। यह कोशिका को फटने से बचाती है। अब आइए हम अगले बिंदु पर चलते हैं, केंद्रक। केंद्रक यहाँ पर देखें, अगर पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में मध्य में स्थित है, इसे हम केंद्रक कहते हैं।
क्या कहते हैं, केंद्रक। तो एक कोशिका में सामान्यतः एक ही केंद्रक होता है, किंतु कभी कभी एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका के समस्त कार्यों का संचालन का केंद्र केंद्रक होता है। जब कोशिका विभाजित होती है तो इसका भी विभाजन हो जाता है। केंद्रक कोशिका के भीतर एक तरल पदार्थ कोशिका द्रव में प्रायः तैरता रहता है। केंद्रक की संरचना अगर देखें तो इसके सबसे बाहर दोहरा आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, दोहरा आवरण पाया जाता है, जिसे हम केंद्रक आच्छादित कहते हैं। केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग रखने का कार्य करती है। इसमें छोटे छोटे केंद्रकीय छिद्र होते हैं। केंद्रकीय छिद्र केंद्रक तथा कोशिका द्रव के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। देखिए इसमें छोटे छोटे छिद्र दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, केंद्रक के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है, जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यह रंगहीन गाढ़ा तरल है जो केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। इसमें क्रोमैटिन तथा केंद्रिका स्थित होते हैं। अगले बिंदु पर आते हैं, केंद्रिका। ये जो नीले रंग का हल्का बिंदु दिखाई दे रहा है, यह केंद्रिका कहलाता है। इसमें आरएनए तथा प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होते हैं। अगला है क्रोमैटिन पदार्थ। केंद्रक के अंदर जो धागे नुमा संरचना है, ऐसे जाल जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, उसे हम क्रोमैटिन पदार्थ कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन संघनित होकर छोटी, मोटी तथा छड़ाकार क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाती है। कार्य क्या है केंद्रक के, तो यह आनुवांशिक सूचना को संग्रहित करता है, कोशिका के सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रक में स्थित केंद्रिका द्वारा होता है। कोशिका विभाजन हेतु केंद्रक का विभाजन होना अनिवार्य होता है। अब आइए हम लोग अगले बिंदु पर चलते हैं, गाल्जी काय। गाल्जी काय को गाल्जी उपकरण भी कहा जाता है। इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। कब किया था, 1898 में। यह अंग सामान्यतः केंद्रक के समीप होता है। गाल्जी उपकरण झिल्ली से घिरी तरल भरी पुटिकाओं, नलिकाओं एवं थैलियों का समूह है। पुटिकाएं एक दूसरे के ऊपर सजी रहती हैं। इन्हें देखें, चित्र में अगर देखें, एक दूसरे के ऊपर सजी रहती हैं। इन्हें कुंडिका या सिस्टर्नी कहते हैं। गाल्जी उपकरण की झिल्ली का संपर्क अंतर्द्रव्यी जालिका की झिल्ली से होता है। किससे होता है, अंतर्द्रव्यी जालिका। कोशिका की संरचना अगर आप लोगों को याद है, उसमें देखेंगे तो यह अंतर्द्रव्यी जालिका से जुड़ी होती है। कार्य क्या है इसके, कोशिका विभाजन के समय कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायता करता है। लाइसोसोम तथा पराक्सीसोम के संश्लेषण में भागीदारी करता है। गाल्जी उपकरण द्वारा पदार्थों को भरकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अब आइए हम लोग अगले बिंदु पर चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया छड़ाकार या तंतु जैसे कोशिकांगक होते हैं। कैसे होते हैं ये, छड़ाकार या तंतु जैसे होते हैं। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर दोहरी झिल्ली होती है। बाह्य झिल्ली चिकनी होती है तथा छिद्रित होती है। भीतरी झिल्ली जो होती है, ये भीतर की झिल्ली अगर देखें आप लोग तो ये वलित होती है। वलयों को किस्ट्री कहते हैं। किस्ट्री एटीपी बनाने हेतु एक बड़ा क्षेत्र बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में डीएनए, राइबोसोम तथा एंजाइम पाए जाते हैं। डीएनए तथा राइबोसोम की उपस्थिति माइटोकॉन्ड्रिया को स्वशासित बनाती है। कार्य क्या है इसके, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण प्रक्रिया का केप चक्र चलता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। क्या कहते हैं, कोशिका का बिजली घर कहते हैं इसको। आइए अगले बिंदु पर चलते हैं, डीएनए। डीएनए की संरचना ये यहाँ पर दर्शाई गई है। जीनों के पैतृक गुण का वाहक डीएनए माना जाता है।
क्रोमोसोम्स या पितृ सूत्रों का निर्माण हिस्टोन प्रोटीन तथा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए तथा राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए से मिलकर बना हुआ है। जीन का निर्माण इन्हीं में से एक डीएनए द्वारा होता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जब नए जीव के जीवन का सूत्रपात होता है तो यही जीन पैतृक एवं शारीरिक गुणों के साथ माता पिता से निकलकर संततियों में चले जाते हैं। यह आदान प्रदान माता के डिंब तथा पिता के शुक्राणु में स्थित जीनों के द्वारा संपन्न होता है। सन 1970 में वैज्ञानिक श्री हरिगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन उत्पन्न करने में अभूतपूर्व सफलता मिली थी, इसलिए इन्हें 1978 में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अब आइए अगले बिंदु पर चलते हैं, वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड, इसको लवक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। ये प्लास्टिड की संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है, यह है प्लास्टिड। तो प्लास्टिड बड़े कोशिकांगक हैं जो सिर्फ पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। प्लास्टिड वर्णकों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट और दूसरे होते हैं क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो रंगहीन होते हैं और क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो रंगीन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट दो एकक झिल्लियों द्वारा घिरा होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो स्थान होता है वह रंगहीन भरण पदार्थ से भरा होता है, जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। चित्र में देखें अगर तो अंदर का पदार्थ क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है, नामांकित है। इसके अतिरिक्त पटालिकाओं की परतदार रचना भी होती है जिसे ग्रेना कहते हैं। प्रत्येक ग्रेनम झिल्लीबद्ध चपटी थैलियों जैसी, जिन्हें थैलेक्वाइड कहते हैं, के ढेर का बना होता है। थैलेक्वाइड के ऊपर लिपिड की परत में हरे रंग के क्लोरोफिल तथा नारंगी एवं पीले रंग के कैरोटीनॉइड वर्णक होते हैं। इसका कार्य क्या है? यह मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरा, ल्यूकोप्रोटीन मंड तेल के संचयन में सहायक होते हैं। अब आइए हम लोग अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु है अंतःद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःद्रव्यी जालिका झिल्लियों की सीट, लंबी नलिकाओं, गोल या आयताकार थैलियाँ या पुटिकाएँ होती हैं। यह एक सतत तंत्र बनाती हैं। कोशिका का अगर चित्र देखेंगे आप लोग तो उसमें समझ में आएगा, जिसमें एक झिल्ली से, जिसमें जो एक सिरा है अंतःद्रव्यी जालिका का वो केंद्रक झिल्ली से तथा दूसरा जो सिरा होता है वो कोशिका झिल्ली से जुड़ा होता है। यहाँ पर वैसे भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अंतःद्रव्यी जालिका प्रोकैरियोटिक कोशिका एवं स्तनपायियों की लाल रक्त कणिकाओं को छोड़कर सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। अंतःद्रव्यी जालिका राइबोसोम की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की होती है। यहाँ पर चित्र में भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इधर की संरचना अलग है और इधर की संरचना अलग है। इधर की जो संरचना है इसे खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं और ये जो संरचना है इसे चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका कहते हैं। खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका में राइबोसोम लगे होते हैं, ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है, और जो चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका होती है ये लिपिड संश्लेषण का कार्य करती है। अब आइए अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु है राइबोसोम। राइबोसोम छोटे छोटे कण के रूप में पाए जाते हैं, जो कि कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से या अंतःद्रव्यी जालिका की सतह से चिपके होते हैं। इनमें आरएनए तथा प्रोटीन होता है। इनके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, अतः ये प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट दोनों प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। राइबोसोम जो यहाँ पर छोटे छोटे कण आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, ये जो कण हैं इन्हें राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होते हैं। अब आइए हम अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये केंद्रक के समीप पाए जाते हैं।
इनके एक विशेष भाग को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं, जिसके भीतर सेंट्रियोलों का एक जोड़ा होता है। कोशिका विभाजन के समय ये विभाजित कोशिका के ध्रुव का निर्धारण और कुछ कोशिकाओं में कशाभिका जैसी संरचनाओं को उत्पन्न करते हैं। अब आइए अगले बिंदु पर चलते हैं, खाद्य रिक्तिका, जिसे खाद्य रसधानियाँ भी कहते हैं। खाद्य रसधानियाँ झिल्ली से घिरी कोशिका द्रव्य विहीन, ये खाद्य रसधानी की संरचना है, ये कोशिका द्रव्य विहीन होती हैं। इनमें निर्जीव, ठोस या तरल पदार्थ भरे होते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं: द्रव्ययुक्त रसधानियाँ, खाद्य रसधानियाँ और संकुचनशील रसधानियाँ। जो खाद्य रसधानियाँ हैं ये सामान्यतः तरल पदार्थ से भरी होती हैं, जो पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती हैं। जंतु कोशिकाओं में इनकी जो संरचना होती है वो बहुत ही छोटी होती है, जबकि जो पादप कोशिका होती है इनमें जो इनकी संरचना होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। लगभग 50 से 90% भाग को पादप कोशिका के घेरे रहती हैं। इनके कार्य क्या हैं? ये जल का नियमन करती हैं एवं उत्सर्जन का कार्य भी करती हैं। ये खाद्य पदार्थों के संग्रहण का कार्य करती हैं। कोशिकीय अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उनको संग्रहित करने और बाहर निकालने का कार्य करती हैं। कोशिका को स्फीति एवं कठोरता प्रदान करने का कार्य खाद्य रिक्तिका के द्वारा किया जाता है। अब आइए हम अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला जो बिंदु है वो है लाइसोसोम, जिसका यहाँ पर चित्र नहीं है, हम लोग कोशिका में देखेंगे इसको। ये यहाँ पर लाइसोसोम के बारे में दिया गया है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली। लाइसोसोम छोटे छोटे गोल तथा एकल भित्ति से घिरी संरचनाएं हैं जो कि अपशिष्ट निपटाने का कार्य करती हैं। इनमें शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम ये पादप कोशिका में भी दिया गया है और जंतु कोशिका में भी है। पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो कि अम्लिक माध्यम में कार्य करते हैं तथा सभी कार्बनिक पदार्थों को पचाने में सक्षम होते हैं। इनका निर्माण खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका में होता है। उपापचय के व्यवधान के कारण, जब उपापचयी क्रिया में व्यवधान होता है तो यदि कोई कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो उसके लाइसोसोम, ये जो कण हैं, लाइसोसोम के जो कण हैं ये फट जाते हैं। लाइसोसोम से निकले एंजाइम कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसके कार्य ये बाह्य हानिकारक पदार्थों को नष्ट कर कोशिका की तथा शरीर की रक्षा करते हैं। खाद्य कणों के अंतः तथा अंतरकोश की पाचन में सहायता करते हैं एवं मृत एवं बेकार हो चुके कोशिकांगों को पचाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। धन्यवाद।